Hello aspirants, welcome to Prelims Revision Series 2024. This is lecture number 8 presented by Easy as Pie with goal to make your preparation easy. Okay. तो पहला हमारा टॉपिक है आज का बायोफ्यूल्स। काफी टाइम न्यूज में रहा है 23 सितंबर में जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अनाउंस हुआ। उसके अलावा हमारी जो कैबिनेट है उसने बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 में आई थी उसको अमेंड किया और टारगेट जो 2030 के लिए रखा गया था उसको एडवांस किया फॉर टू 25-26। सिमिलरली यहाँ पर CSIR NIIST ने ट्रांसफर की है एंजाइम टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल और ये न्यूज जस्ट 5 डेज बैक की है। तो इस तरह की न्यूज आप फॉर्डर पॉइंट में यूज करते हो मेंस में, ताकि आप दिखा सको कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है अंडर CSIR पब्लिक फंडिंग से हो रही है, राइट? गवर्नमेंट बॉडी है, पब्लिक फंडिंग से हो रही है। जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि 70% ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंडिया में होता है वो पब्लिक फंडिंग के थ्रू होता है। ठीक, तो वहां पर आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की और फिर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया कमर्शियलाइज करने के लिए, राइट? यही चीज मिसिंग है इंडिया में सबसे ज्यादा। तो उस पर वर्क किया है, तो आप उसको एक कोड भी कर सकते हो अपने मीन्स में। तो इस टॉपिक में हमें काफी चीजें जाननी होंगी, जैसे कि सबसे पहले तो बायोफ्यूल्स है क्या, राइट? दैट यू शुड नो। सेकेंडली, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस साइन हुआ, इसके बारे में जानेंगे। सिमिलरली एक PM जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। उसके अलावा पॉलिसी आई थी 2018 में जिसने ये सारे क्लासिफिकेशन दिए थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड सो ऑन, राइट? उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग के हमारे टारगेट्स वगैरह और इनमें यूज होने वाली टेक्निक्स, किस प्रोसेस से क्या बनता है उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बायोफ्यूल्स है क्या? सी, बायोफ्यूल्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स ओनली, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर डेड भी हो सकता है, अलाइव भी हो सकता है, राइट? बट द मेन थिंग इज कि यहाँ आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद इन ए शॉर्ट टाइम। जो हमें फॉसिल्स वगैरह के थ्रू जो फ्यूल मिलता है उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं बनने में, ये विद इन ए शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस हो जाता है, राइट? एंड आप कह सकते हो कि एक तरह से सस्टेनेबल है। ओके, रिन्यूएबल सोर्स में काउंट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस क्रॉप से भी इसको बना रहे हैं, प्लांट से या फिर क्रॉप से, ओके, या एल्गई से या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, वो सब बार बार ग्रू 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 किए जा सकते हैं ना। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके अलावा सॉलिड हो सकते हैं। सॉलिड तो हम लोग ट्रेडिशनली देखते ही आ रहे हैं, जैसे कि वुड। ठीक है, वो भी एक तरह का बायोफ्यूल ही है सॉलिड फॉर्म में, राइट? उसी तरीके से मैन्योर, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। सिमिलरली लिक्विड भी हो सकते हैं। लिक्विड में आ जाता है हमारा बायो इथेनॉल, सिमिलरली बायोडीजल, राइट? गैसियस फॉर्म में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बायोगैस। एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया भी गया है इंदौर में इसी के लिए, राइट? इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा आई गेस। तो पहले इसकी जनरेशन्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अलग अलग जनरेशन्स हैं इसकी, जो कि आपसे टाइम एंड अगेन पूछी गई एग्जाम में, बट दोबारा पूछी जाए उसके चांसेस कम है, बट पता होना चाहिए क्योंकि अगर मेन से पूछी जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, राइट? सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। इन वन पॉइंट ये प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स, जैसे मेज, राइट? वेजिटेबल ऑयल, शुगर, इस तरीके की चीजों से, ओके, फूड प्रोडक्ट से। बट एट द सेम टाइम ये हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेटन करते हैं। जैसे ब्राजील बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है बायोफ्यूल्स, ठीक है, तो उसके यहाँ फूड प्रोडक्शन पे उसकी वजह से क्या हुआ था कि शुगर का जो, वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है शुगर का, राइट? तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस बढ़ गए थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपके बायो अल्कोहल, बायोडीजल आ जाएगा इसी में, और एक बायोगैस आ जाएगा। हमने सॉलिड लिक्विड गैस सबके एग्जांपल देखे। उसी तरीके से सेकंड जनरेशन के बायोफ्यूल्स, अब क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स को थ्रेट कर रही थी, ये हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा था क्योंकि हम फूड प्रोडक्ट्स को डाइवर्ट कर रहे थे फ्यूल प्रोड्यूस करने में, रादर देन इन ईटिंग, रादर देन यूजिंग देम एज एडिबल। ओके, तो फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल को प्रमोट करते हैं, ये नॉन फूड प्रोडक्ट से बनाए जाएंगे। नॉन फूड प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे? हमारे जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह निकलता है, ठीक है, राइस हस्क वगैरह, उन सब से आ जाएगा। या जो ब्रोकन राइस होती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं कि हम लोग बहुत सारा ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, जबकि चाइना को राइस की कोई कमी नहीं है। बट द थिंग इज कि वो इस ब्रोकन राइस को यूज करता है बायोफ्यूल बनाने में, ना कि फॉर ईटिंग पर्पज।
राइट। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे हमारे सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोज इथेनॉल। सिमिलरली बायोडीजल भी बनाया जा सकता है सेकंड जनरेशन से भी, ये फर्स्ट जनरेशन से भी बनाया जा सकता है, सेकंड से भी। देन कम्स द थर्ड जनरेशन। अब नॉन फूड प्रोडक्ट्स के बाद भी हमने कोई सॉल्यूशन ढूंढा कि जो और ज्यादा सस्टेनेबल हो, तो उसके लिए फिर हमें मिला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी। एल्गी क्या है यार, वो तो वेस्ट वाटर में भी ग्रो हो जाएगा। इनफैक्ट प्रॉपर आप अच्छे से उसको कंडीशनर अच्छी कंडीशंस में उसको ग्रो भी कर सकते हो, कि ये पॉल्यूटेंट्स जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें भी नहीं, हमने अच्छे से ही ग्रो किया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्क ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इससे बन सकता है आपका ब्यूटेनॉल। तो ये हमारे लिए, हाँ, ये हमारे लिए बचाएगा हमारा लैंड यूज। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स में निकल रहा है, सपोज राइस हस्क भी निकल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो निकल तो लैंड से ही रहे ना। यहाँ पर फूड प्रोडक्ट से बना रहे हैं तो भी लैंड, तो लैंड पे जो प्रेशर है ना उसको भी कम किया जा सकता है इससे। राइट, और इसमें आप वो वाटर यूज कर सकते हो जो आप किसी और पर्पस में यूज नहीं कर सकते। आप ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं कर सकते, आप उसको एग्रीकल्चर में भी यूज नहीं कर सकते, साफ पानी नहीं है, बट एल्गी ग्रो हो सकता है उसमें। राइट, बट एट द सेम टाइम इसके भी साइड इफेक्ट होंगे कुछ। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी वाटर रिसोर्स बहुत डिप्लीटेड फॉर्म में है। ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस कंट्री कहलाते हैं हम लोग, तो गंदा पानी ही सही बट फिर भी पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसीलिए फिर हम लोग फोर्थ जनरेशन की तरफ गए। फोर्थ जनरेशन में हमने कहा कि चलिए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह को यूज करेंगे। ओके, ताकि ताकि उसमें हम लोग कुछ ऐसे चेंजेस कर सकें जिससे वो और ज्यादा कार्बन कैप्चर करेगा। ठीक, और ज्यादा कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करेगा, ताकि जब हम उसको फाइनली कन्वर्ट करेंगे फ्यूल में, तो वो और ज्यादा आपका देगा, ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इसको सोचिए कि आप इसको क्या हम कार्बन कैप्चरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन वगैरह हो रहे हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई जीन को ऐसे मॉडिफाइड कर दिया है कि ये और ज्यादा कार्बन को इनहेल करेगा और ज्यादा कार्बन लेगा। राइट, इसलिए फिर ये हमारे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से में भी यूज हो सकता है, और अल्टीमेटली हमारी जो फ्यूल्स वगैरह के लिए है उसके लिए भी यूज हो सकता है। तो ओवरऑल इसको कह सकते हो कि ये है जिसको आप कह सकते हो सही मायने में कार्बन नेगेटिव। ठीक है, ये किसी तरह के एमिशन नहीं करेगा बल्कि उल्टा आपके लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेट ही करेगा। ठीक है, और आपको फ्यूल भी बना के देगा, और क्योंकि आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया तो ये और ज्यादा कार्बन कैप्चर करेगा और अच्छा आउटपुट देगा आपको। राइट, अगर थोड़ा सा हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जाने, अगर जैसे कभी मेंस में भी आएगा, वो तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा ये टॉपिक। बट अगर प्रोस जानने हैं उसके, तो सबसे पहला, अब तक आप खुद से भी सोच सकते हो, सबसे पहला आपको प्रोस क्या दिख रहा है? रिन्यूएबल है। राइट, ग्रो कर सकते हो बार बार। सेकेंड, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करेगा हमारी, हम लोग अभी तक पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट है। थर्ड इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्रीन हाउस एमिशन कम कर रहा है, और जो फोर्थ जनरेशन है वो तो उल्टा नेगेटिव कार्बन एमिशन देगा हमें। राइट, फार्मर की इनकम बढ़ा सकता है, उसके फार्म से निकलने वाला जो वेस्ट है, राइस हस्क वगैरह जो स्टबल निकलता है, उससे उसको सेल कर सकता है बायोफ्यूल प्लांट्स के लिए, और हरियाणा पंजाब में लगाई भी गए हैं काफी सारे। ठीक है, लेकिन इनमें बायोफ्यूल बनाने में ना प्लांट को एक चीज की बहुत जरूरत होती है, वो है वाटर की। इसलिए बिहार इज द प्रेफर्ड लोकेशन फॉर सेटिंग अप दिस बायोफ्यूल फैक्ट्रीज, क्योंकि वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है बिहार में। वो कौन सी रिवर है आपकी, सौरव बिहार कहते हैं जिसको, वो उसमें ऑलरेडी हर साल फ्लड आते रहते हैं। ठीक है? इसके बाद कि हमारे पास खासकर इंडिया में देर इज अबंडेंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस बायोफ्यूल। ठीक है, तो ये पांच आपके प्रॉस हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी आएंगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ये काफी अमाउंट में आपका लैंड एंड वाटर रिसोर्स यूज करेंगे। और जेनेटिकली मॉडिफाइड में अभी हम वैसे ज्यादा नहीं गए, एल्गी कहाँ चलो किया जा सकता है, लेकिन उसकी ग्रोथ उतनी तेज उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि क्रॉप फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स टाइप की चीजों का होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन पे आप डिपेंड रहे तो एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा, कंपटीशन बिटवीन फूड प्रोडक्ट्स एंड नॉन फूड। फिर लोग क्रॉप छोड़ के एल्गी ग्रो करना शुरू कर दें सपोज कीजिए। राइट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैंड और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा अब अगर सोचिए हम फूड प्रोडक्ट से बना रहे हैं, तो ये फूड प्रोडक्ट्स बनाने में भी तो कार्बन एमिशन हुए थे ना। राइट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं। मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारे लिए?
राइस प्रोडक्शन, पैडी कल्टीवेशन, राइट। तो ये इसके कुछ कॉन्स हो जाएंगे, ये इसके कुछ प्रॉस हो जाएंगे जो आप मीन्स में एज इट इज यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, देखिए मेजरली G20 जो समिट हुआ था उसी की साइडलाइन पर हमने लॉन्च किया था। और मेजरली इसमें 3 कंट्रीज थी, इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए। ठीक है, बाद में 19 अदर कंट्रीज ने भी इसको साइन किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, और सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इसके साथ। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों किया गया? आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे, सिग्निफिकेंस, कई बार चैलेंजेस, जैसे हमने अभी बायोफ्यूल के चैलेंजेस देखे। ठीक है, यूपीएससी ने एक चीज अच्छी की है कि पहले हो जाता था कि प्री पूरा सेपरेट पढ़ना पड़ता था, काफी कुछ सेपरेट हो जाता था कि 2-3 महीने फिर प्री मोड में ही रहता था बच्चा। बट आजकल वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मैं इकोनॉमी में ये चेंजेस करता हूँ तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट। या फलाना कोई चीज मिली है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, या इसके सिग्निफिकेंस क्या हो जाएंगे, इससे क्या इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं आजकल। इसलिए चलिए इसके सिग्निफिकेंस जानते हैं। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एनकरेज करना है। जैसे हमने फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल देखा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वाला, उसकी टेक्नोलॉजी यूएसए के पास बहुत अच्छी होगी, ब्राजील के पास भी बहुत अच्छी होगी। वो ऑलमोस्ट 85% अपनी जो गाड़ियों में फ्यूल यूज करता है वो आपका बायोफ्यूल है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ शेयर हो, सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ बढ़े, राइट। मेनली मेनली फोकस रहेगा थर्ड जनरेशन वालों पर, जो आपका एलगी वाला पार्ट था। ठीक है? इसके अलावा गोल रखा गया है E20 का। ठीक है, ये इंडिया का गोल है कि हम लोग अपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% करेंगे बाय 25-26। पहले इसका गोल था 2030 तक, इसको हमने थोड़ा सा एडवांस किया है। और हम लोग भी चाहते हैं कि जैसे ब्राजील ने अचीव किया है E85, ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो हम भी उस तरह का कुछ अचीव कर सकें। नेक्स्ट, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को एक बूस्ट मिलेगा। ये हमने न्यूज पे एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को प्रमोशन मिलेगा। फिर वही नॉर्मल पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज को हम लोग काउंटर कर पाएंगे। और अगर हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं तो ये हमारे इंपोर्ट तो रिड्यूस करेगा ही, एट द सेम टाइम हमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा हमारा, कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे दूसरों की तरफ। फिर बाकी वही सब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ जाएगा इसमें, राइट। इस तरह की चीजें, फार्मर इनकम जो हम लोग डबल करने का जो गोल है हमारा, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, राइट, ये सब चीजें आ जाएंगी। एल्गी की फार्मिंग भी हो सकती है ना फिर, और वो तो वेस्ट लैंड पर भी हो जाएगी। और इंडिया में अधिकतर प्रॉब्लम क्या है, जैसे बुंदेलखंड रीजन में जाइए, वहां पूरी पथरीली जमीन है, वहां एग्रीकल्चर कैसे होगा? लेकिन इस तरह का एग्रीकल्चर हो सकता है, राइट, एल्गी टाइप का, अगर प्रोवाइडेड कि हम थोड़ा वाटर प्रोवाइड कर सकें। और उसके लिए भी वर्क चल रहा है, केन बेतवा लिंक को रिवर को जोड़ा जा रहा है। एंड बेतवा इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, ओके, जबकि केन कंसिडर्ड एज गंगा ऑफ बुंदेलखंड अपनी प्योरिटी की वजह से। राइट, ओके। बट ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसके साथ कुछ कंसर्न भी आते हैं। जैसे कितनी कंट्रीज एग्री करेंगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए? नहीं करती हैं। ठीक है? वो क्लाइमेट चेंज के लिए टेक्नोलॉजी अगर देने के लिए तैयार होते, तो ये डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड का कंसेप्ट ही इतना लंबा इमर्ज नहीं हो रहा था होता। ठीक है, उसके बाद जियो पॉलिटिकल कंटेंशन भी है यहाँ पर। जियो पॉलिटिकल कंटेंशन कहते हैं, आई टोल्ड यू सऊदी अरेबिया एंड रशिया वाज अगेंस्ट कि फॉसिल फ्यूल एलिमिनेशन को फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा उसमें इंक्लूड नहीं करना है। कॉप 28 समिट जो अभी हुआ था दुबई में, ठीक है, रशिया, ये लोग क्यों? क्योंकि इन लोग की इकोनॉमी मोस्टली फॉसिल फ्यूल पर ही चलती है दोनों की, राइट। तो जियोपॉलिटिकल कंटेंशन भी आएगा। और फिर इंडिया चाइना खुद कोल के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो वो इतनी जल्दी शिफ्ट करना भी नहीं चाहते हैं किसी नई चीज पर। थर्ड कंसर्न इज, कितनी कंट्रीज यहाँ पे फंडिंग के लिए एग्री करेंगी? फंडिंग कहाँ से लाओगे आप इतनी, राइट। इवन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे हमें इसके, क्योंकि वाटर और लैंड रिसोर्सेज पर तो प्रेशर आएगा ही आएगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमने फोर्थ जनरेशन ने क्या कहा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वाले यूज करेंगे। ठीक है, तो उनका इम्पैक्ट कुछ अलग ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक आप कह सकते हो कि अभी भी इवोल्यूशनरी फेज में है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा और देखते हैं जीवन मिशन के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स यहीं कवर करेंगे। जीवन मिशन 2019 में आया था। इसमें हमने कहा था कि हम लोग बूस्ट करेंगे सेकंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर को।
ठीक है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कमर्शियलाइज कर सकें इसको, कमर्शियलाइजेशन ऑफ वॉट एवर टेक्नोलॉजी जो हम लोग इसमें डेवलप कर पाएंगे। क्लियर? सिमिलरली एक गोवर्धन प्रोजेक्ट चलता है, गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में। इसमें क्या करेंगे हम, कैटल डंग वगैरह जो सॉलिड वेस्ट जो फार्म से निकलता है उस सबको यूज करेंगे एज अ कंपोस्ट, एंड इससे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग बायोगैस एंड बायो सीएनजी। इसी के रिस्पेक्ट में आप कोट कर सकते हैं, इंदौर में एक बहुत बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट लगाया गया जहां पे आसपास से सारा वेस्ट वगैरह इकट्ठा किया जाएगा। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये अंदर अंडर उसी के आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में, राइट, कोई अलग से नहीं है। एक और इनिशिएटिव चला था रुको, रुको प्रोजेक्ट। जैसे आप लोग समोसे वगैरह या ये जो शॉप देखते हो छोले भटूरे की, सुबह से वो ऑयल यूज होता है, रात तक होता रहता है। कुछ शॉप की कम सेल होती होगी जिसकी वो अगले दिन भी वही यूज करेगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि उसमें टोटल फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और टोटल फ्री रेडिकल्स जब आप फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी में टीएफआर प्रोड्यूस होते हैं और ये आपकी एजिंग को बढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं कि फास्ट फूड एक हद से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली डीप फ्राइड नहीं खाना चाहिए। ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा प्रमोट करता है आपकी बॉडी में और आपकी एजिंग बहुत तेजी से होती है, ठीक। तो इसमें ये कंसेप्ट लाया गया था रुको इनिशिएटिव में कि जब भी किसी ऑयल में यूज होते होते टीएफआर कंसेंट्रेशन 25% तक बढ़ जाएगा तो फिर उसको कलेक्ट कर लेगा, यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा बाय एफएसएसएआई, ठीक है। और वो इस फ्यूल को, अब ये जो ऑयल बचा ना, इस ऑयल को डाइवर्ट कर देगा बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनीज को, ओके। बट हमने अपने आसपास शायद ही कहीं इंप्लीमेंट होते हुए देखा होगा इस तरह का, क्योंकि कैसे आप डिसाइड करोगे, मतलब गली गली शॉप्स हैं, आप कैसे कलेक्शन करते रहोगे, ठीक है। लेकिन इनिशिएटिव लॉन्च करना था तो किया। ऑलराइट, इसके अलावा बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में। इस पॉलिसी ने कुछ नहीं किया था, इसने कैटेगराइज कर दिया था सबको। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन से हैं, सेकंड जनरेशन, उनको कैटेगराइज कर दिया था इन दी बेसिक बायोफ्यूल्स, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वाले, एंड एडवांस बायोफ्यूल सेकंड जनरेशन वाले, थर्ड जनरेशन, एंड सो ऑन। ऑलराइट, इसके अलावा भी एक कंसेप्ट और है जो हमें जानना चाहिए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर, ओके। सी कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा फ्यूल बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो उसमें जरा ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे बायो इथेनॉल बनाया जा रहा है, उसमें तो सिंपल फर्मेंटेशन से बन जाता है वो, ठीक है। जैसे आपने शुगर वगैरह यूज किया, उसको थोड़ा सा फर्मेंट किया और आपका बायोइथेनॉल बन गया। लेकिन बायोडीजल जिसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, दिस बायोडीजल, ये बनता है आपका ट्रांस ईस्टरिफिकेशन से। इन पे भी इसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज भी पोस्ट करूंगा ग्रुप में, बट पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग लेक्चर्स अच्छे से देख लें पूरा, ठीक है, रिवाइज कर लें, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लें साथ साथ। इसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप वहां से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि आपने कितना कर लिया है। सिमिलरली हम बायोडीजल दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे ट्रांस ईस्टरिफिकेशन हाइड्रोजिनेशन, ठीक, एंड बायोब्यूटानॉल, ठीक है। ये भी आप सैक्रिफिकेशन फर्मेंटेशन से बना सकते हो इसको। ऑलराइट, तो ये कुछ एक टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद आपसे पूछ ली जाए, मैं ये बिलीव नहीं करता कि इतनी जल्दी ज्यादा पूछा जाएगा। ये सब आपकी 2G बायोफ्यूल्स की है, ठीक है, जो हम लोगों ने वो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उसमें 2G पे ही फोकस कर रहे, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आपकी 2G के प्रोडक्शन में यूज होती हैं। ऑलराइट, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो ठीक से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्यूलर एग्रीकल्चर। नाउ 30 जनवरी 2024, जस्ट कुछ दिन पहले ही ये न्यूज थी, हाउ टू ग्रो सी फूड आउटसाइड द सी, यानी कि फिशेस को किल ना करना पड़े, राइट, टॉर्टोइस वगैरह को किल ना करना पड़े। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर इस तरह की चीज अचीव की जा सकती है, ठीक, तो वो किया जा सकता है थ्रू सेल्यूलर एग्रीकल्चर। सिमिलरली सेंटर इन्वेस्ट 4.5 करोड़ इन सेल बेस्ड मटन रिसर्च, ठीक है। अब जब सेंटर ही प्रमोट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको फिर जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। सिमिलरली व्हाट इज लैब ग्रोन मीट एंड व्हाई डिड यूएस रिसेंटली अप्रूव्ड इट, ये अप्रूव कर दिया था इसने लास्ट ईयर जून में, ठीक है, सेल कल्टिवेटेड चिकन, यानी कि इनको इनकी किलिंग रोकी जा सके। तो ये दो दो कंसर्न एड्रेस कर रहा है ना यहाँ पे हमारे, एक तो एनवायरमेंट कंसर्न भी एड्रेस कर रहा है, दूसरा एथिकल कंसर्न भी। क्योंकि कई वेजिटेरियन लोगों का क्या मानना है कि
एनिमल किलिंग अच्छी नहीं है अपनी फूड के लिए। इतना सारा दिया है नेचर ने खाने को, उसके बाद किसी एनिमल को मारना वाज नॉट गुड। ओके, सो इतना समझ में आ गया दैट सेल्युलर एग्रीकल्चर जो है हमारा, वो एक तरह का ऑल्टरनेटिव है फ्रॉम ट्रेडिशनल एनिमल एग्रीकल्चर, जहां पे आप चिकन वगैरह ये सब ग्रो करते हो, ठीक है, ताकि इनको आप कल कर सको और फिर इनको फूड की तरह यूज कर। तो उसी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि मोर सस्टेनेबल भी है, एथिकल भी है, ओके, ऑफ ग्रोइंग ऑल दीज एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। और इससे हम लोग सब कुछ बना सकते हैं, इससे हम लोग मीट बना सकते हैं, इसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क बना सकते हो। ओके, और फिर इसमें आप सेल के थ्रू बना रहे हो ना, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे इसमें चेंजेस करने के लिए सपोज कई लोग होते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, उनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो निकाल दो इसको। अभी आएंगे हम उस पॉइंट पर भी, ठीक है, मैं आपको पूरे थॉरली कराऊंगा टॉपिक, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। सिमिलरली सी फूड, इसको इसको भी, ठीक है? तो ये सब प्रमोट किया जा सकता है, और ये आपके मेंस में आने का भी अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो जरा अच्छे से समझना, ठीक है। एंड अपने रिव्यूज जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन के नीचे अगर पसंद आता है तो, राइट। ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है सेल कल्टीवेशन और दूसरा होता है प्रेसिशन फर्मेंटेशन। दोनों में फर्क क्या है? सी सेल कल्टीवेशन में क्या है कि एनिमल्स को ही पहले लाया जाएगा, उनसे स्टेम सेल लिए जाएंगे उनके, ठीक है? इनको लिया जाएगा और एकदम पेनलेस प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई पेन दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसको फेड किया जाएगा विद ऑल सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एक लार्ज कंटेनर में डाल के, जहां पर ये मल्टीप्लाई होंगे, डिफरेंशिएट होंगे इनटू मसल टिश्यूज, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली मेन कंपोनेंट बनेगा मीट का, ठीक है। ये प्रोसेस होगा आपका सेल कल्टीवेशन का। जबकि प्रेसिशन फर्मेंटेशन मेथड यूज करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे ईस्ट, ठीक है, टू प्रोड्यूस वॉट एवर प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए। जैसे आपको मिल्क चाहिए वो प्रोड्यूस कर देगा, आपको एग वाइट चाहिए वो भी प्रोड्यूस कर देगा। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ओके, ये वैसे ही है जो हम लोग घर में फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं ना, बस एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, या ओके, तो आपको ये दो प्रोसेस समझ में आए, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर आपसे इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस पूछे जाएं, तो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ देम, ताकि टॉपिक आपका थॉरली कवर। सबसे पहला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब जब आप पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हो तो अच्छा खासा लैंड यूज होता है, राइट। उनको आपको फीड भी करना पड़ता है, वाटर वगैरह, कार्बन एमिशन सब कुछ होता है। बट अल्टीमेटली ये सारी चीजें यूज करेगा, रिड्यूस करेगा, ये आपका लैंड कम से कम यूज करेगा, ये आपके वाटर रिसोर्सेज कम यूज करेगा, अल्टीमेटली आपके जो कार्बन एमिशंस हैं उनको भी रिड्यूस करेगा। तो ये एनवायरमेंटली ज्यादा फ्रेंडली है, और अगर रिसर्चर्स की माने तो एज लेस एज 70% कार्बन एमिशन होंगे इसमें। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाली प्रॉब्लम को ये कहीं ना कहीं टैकल कर सकता है। सेकंड बेनिफिट इज कि हम लोग इसमें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज आपने मीट बनाया, राइट, आप उसमें चाहते हो कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स कम हो, ठीक है, मैं सैचुरेटेड फैट को रिड्यूस कर दूं तो आप बिल्कुल कर सकते हो, और मैं अनसैचुरेटेड फैट्स को बढ़ा दूं तो वो भी किया जा सकता है, राइट। अनसैचुरेटेड फैट बढ़ा दीजिए, सैचुरेटेड फैट वो कर दीजिए। सिमिलरली आप अगर सपोज लेदर लेदर कर रहे हो, लेदर कहाँ से आता है? एनिमल की स्किन से ही निकल के आता है ना। अगर आप लेदर प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे, तो आप उसको अलग अलग थिकनेस का बना सकते हो, जैसे भी थिकनेस का चाहिए उतने स्ट्रॉन्ग शूज बना सकते हो, स्पेशली जो हार्श टेरेन में यूज होते हैं, लाइक फॉर आर्मी पर्पस, राइट। उसी तरीके से आप मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट लैक्टोज, या आप एग प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। थर्ड एडवांटेज कुड बी कि ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होगा, इट विल बी मोर सस्टेनेबल, राइट। इसके अलावा आपको एनिमल को किल नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी जगह है। ये हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है, क्योंकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और ये माना जाता है कि 2030 100 तक हम लोग ऑलमोस्ट 13 बिलियन हो सकती है हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की, ओके। और हमें पता है कि अभी वर्ल्ड में कितने हंग्री लोग हैं,
ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो एक टाइम का मील नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, मतलब 2 टाइम में से 1 टाइम नहीं मिल रहा है, राइट? तो हम लोग अपनी फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर सकते हैं वर्ल्ड की। इसके अलावा मोर हेल्दी एज वेल एज क्लीन फूड होगा। कैसे? क्योंकि अभी आप जो एनिमल वगैरह को ग्रो कर, जैसे आपने फिश पकड़ी, ठीक है, उसको उसको आपने खाया बना के, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो जो जिस पानी में वो फिश है वो वाटर कंटेमिनेटेड है। हम लोग कहते हैं ना, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर फील्ड से रन ऑफ होके नदियों में जा रहा है, समंदर में जा रहा है। अल्टीमेटली वो सब कहाँ जा रहा है? फिर वहीं उन एनिमल्स में कंज्यूम हो रहा है, और फिर जो हम लोग कहते हैं कि इससे आपका फूड फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन होता जा रहा है, और अल्टीमेटली एनिमल से ये सारी बीमारियां फिर इंसानों में आ रही है। जैसे हमने गोवा का एक केस भी देखा था, जहां पे मर्क्यूरी फिश के थ्रू ह्यूमन बॉडी तक पहुंचा, है? लेकिन ये आप ग्रो कहाँ करोगे? लेबोरेटरी में। तो ऑब्वियसली बात है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, राइट? तो ज्यादा हेल्दी फूड होगा। टेस्ट वगैरह को आप कंट्रोल कर ही सकते हो यहाँ पे। देखिए, जैसे अगर आप चाहो तो, अगर आप फैट की बात करो, तो लैब ग्रोन मीट कुड बी प्रोड्यूस टू कंटेन मोर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, मैं ऐसा मीट बनाना चाहूंगा जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा हो, राइट? क्योंकि हेल्दी है, लैब में ग्रोन किया है, फिशेस मतलब वहां से नहीं लाए हैं रिवर वगैरह में से, तो कई बार एंटीबायोटिक्स जो दिए जाते हैं, जैसे आपकी कैटल्स वगैरह होती हैं, या बफेलो वगैरह होती हैं, गोट होती हैं, इन सबको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ना। और फिर हमने पढ़ा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये प्रॉब्लम ह्यूमंस में एनिमल्स के थ्रू ही आ रही है, लाइव स्टॉक्स के थ्रू ही आ रही है, काफी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है उनको भी। नेक्स्ट इज, इसमें रिस्क कम होंगे। ठीक है, ये हेल्थ रिस्क कम होंगे, क्योंकि हम लोग एनिमल्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम लैब ग्रोन मीट, लैब ग्रोन वगैरह चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि ज्यादा सेफ है, और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, तो काफी सारे एडवांटेजेस हो गए हमारे पास। जो 4-5 आपको याद रखने का मन करे रख लेना। साथ साथ हम लोग डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, ताकि टॉपिक मेंस के हिसाब से भी तैयार हो जाए। देखिए, सबसे पहला तो, इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी अगर यूज हो रही है, तो एक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, कॉस्ट काफी हाई होगी। तो हम बात तो कर रहे हैं कि वर्ल्ड की पुअर पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर सकता है, बट इसकी कॉस्ट क्या होगी? तो अगेन, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी कॉस्ट हमेशा हाई ही होती है, ओवर द टाइम नीचे जाने लगती है। एक टाइम मोबाइल फोन, टीवी सेट्स, ये सब बहुत महंगे आते थे, कार बहुत महंगी आती थी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, इकोनॉमी ऑफ स्केल अटेंड करती गई, और चीजें धीरे होती गई। बट फिलहाल के लिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नॉन, आप कह सकते हो, अनअफोर्डेबल हो सकती है। ये एनिमल एनिमल तो यहाँ भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम लोग स्टेम सेल ले रहे हैं इसी एनिमल का, ठीक है, तो इस एनिमल को आपको लेबोरेटरी में तो ला ही रहे हो। ठीक है, उसमें थोड़ी सी तो कटिंग शटिंग कर ही रहे हो आप उसमें। ठीक है, तो एनिमल तो यहाँ भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी एनिमल का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा, राइट? और ये एनिमल्स के सप्लाई के लिए वही है कि आपको फिर भी चिकन्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको पिग्स, काउस, वॉट एवर जो भी चाहिए, आपको वो एक बार मेंटेन करना पड़ेंगे। सिमिलरली सेफ्टी कंसर्न, दिस इज द बिगेस्ट इशू। इसके सेफ्टी कंसर्न वैसे ही हैं जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जो जो सेफ्टी कंसर्न हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, फैक्ट्री ग्रोन प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन इनकी सेफ्टी अभी तक स्टडी नहीं की गई है पूरी तरीके से। ये हम पर एग्जैक्टली क्या असर करेंगे, ये तो 2-3 जनरेशन आगे जाकर ही पता चलेगा ना। सो ऑब्वियसली सेफ्टी की वजह से एक ट्रस्ट इशू आएगा। अभी आप अगर होटल जाओ और वहां पे वो बोले कि लैब ग्रोन मीट है, आप कहोगे नहीं नहीं, मुझे ट्रेडिशनल वाला ही ला दो। कि ये अभी इतना इसका सेफ्टी के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, इसलिए तो हमने जीएम क्रॉप ज्यादा अलाउ नहीं किए ना अभी, मेज वगैरह में हमने अलाउ नहीं किए। देन रेगुलेशन एक इशू आएगा। ओके, क्योंकि रेगुलेशन बहुत लंबा टाइम ले जाता है। तो फिर अब सपोज कि रेगुलेशन में ज्यादा रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, पेपर वर्क, ये चेक, सेफ्टी चेक, वो चेक है, तो फिर अल्टीमेटली वो उसकी क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा, राइट? कोई चीज अगर बनी है तो वो जल्दी से फिर मार्केट या कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए। अगर वो इसी प्रोसेस में उलझ गई रेगुलेशन के, तो हो सकता है उसका सब कुछ ही खराब हो जाए, टेस्ट और शेल लाइफ जो भी हो। ठीक है, एट द सेम टाइम टेस्टिंग मेथड, इसकी सेफ्टी आप टेस्ट कैसे करोगे? अगर एफएसएसआई इसकी सेफ्टी को है ना वो करना चाहे चेक, तो कैसे करेगा? उस टेस्टिंग की भी टेक्नोलॉजीज को लेकर इशू होंगे। हम्म, इसके अलावा लोग कहते हैं कि यार आपको जो जो चाहिए ना उसके चीपर ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब आपको जो भी चाहिए,
वो ऑलरेडी मतलब नॉन वेजिटेरियन जगह वो सिर्फ वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहा है कि आप उस तरह का फूड, उस तरह के फ्रूट्स, उस तरह के वेजिटेबल्स ही ग्रो कर लो ना। आपको जो भी चाहिए, आप क्यों इतनी एक्सपेंसिव चीज में जाना चाहते हो जब चीपर ऑल्टरनेटिव नेचर ने आपको पहले से ही दिए हैं। सिमिलरली कि हमने अपनी प्रायोरिटीज जो है ना वो रॉन्गली सेट की हैं। वी हैव सेट रॉन्ग प्रायोरिटीज। वाई? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कहा कि इससे देखिए ग्रीन हाउस एमिशन भी रिड्यूस होंगे, सबसे पहला पॉइंट यही था हमारा एडवांटेज में। लेकिन बात यह है कि एग्रीकल्चर से होने वाले ग्रीन हाउस एमिशन टोटल ग्रीन हाउस एमिशन का सिर्फ 9% कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं? जबकि हमारा जो एनर्जी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज करते हैं। तो उनको टारगेट कीजिए पहले। आप कहाँ एग्रीकल्चर के ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करेंगे वगैरह वगैरह। तो हमारी प्रायोरिटीज कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद हमने ऊपर देखा कि फैट कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड फैट कम कर देंगे, अनसैचुरेटेड बढ़ा देंगे, प्रोटीन बढ़ा देंगे, ओमेगा 3 बढ़ा देंगे। लेकिन सच ये है कि इंसान को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर वो ये सोचे कि बस मेरी बॉडी में ये चीज मैं बढ़ा दूं, वो चीजें कम कर दूं, तो नहीं, आप अपने नेचर से ही खिलवाड़ कर रहे हो। एक कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा आपको उसके बिना। ओके, तो यहां पर हमने एडवांटेजेस जान लिए, डिसएडवांटेजेस जान लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। मेज। देखिए मेज काफी काफी न्यूज में रहा है पिछले साल। ये 5-6 टाइम्स तक ये न्यूज में रहा है। जैसे मेज इज कल्टीवेटेड ट्वाइस ईयर इन पंजाब, ठीक है, खरीफ में भी होता है और राबी सीजन में भी होता है। ठीक है, ये जुलाई का आर्टिकल है 23 का। प्राइसेस बढ़ गए थे यहाँ पर क्योंकि शॉर्टफॉल देखने को मिला सप्लाई में। 10 जनवरी 24 की ही न्यूज है। एक फॉल आर्मी बॉम्ब अटैक हुआ था यहाँ पर मेज क्रॉप पर, जिससे फार्मर वरी हुए थे। ये भी 23 नवंबर की न्यूज है। ये ओके, ये भी सेम न्यूज है। स्टैम्प बोरर पेस्ट, ये एक तरह का पेस्ट है, ठीक है, स्टैम्प बोरर, इसका सिर्फ नाम ही याद रखना। पेस्ट है दैट यूजुअली टारगेट ज्वार एंड मेज। तो इसके बारे में बस कई बार आपको क्या है कि या तो पैराग्राफ देके पूछ लिया जाएगा ये कौन से क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पर। जब एक क्रॉप देकर ही उसके 2-3 फीचर्स पूछ लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा मेज के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। सबसे पहले खरीफ सीजन में भी हम ग्रो कर सकते हैं इसको, एंड राबी सीजन में भी। बट द पॉइंट इज कि खरीफ सीजन में ही इसकी करीब 83% जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं से आता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एरिया भी यहीं पे प्रोड्यूस है, ठीक। 83% एरिया खरीफ में बोया जाता है और प्रोडक्शन आएगा करीब करीब आपका 70%। ओके, जबकि यहाँ पर राबी सीजन में बाकी का बचा हुआ आपका सिंपल 17% एरिया चला जाएगा और बाकी का बचा हुआ 30% प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये राबी सीजन की बात हुई। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? मोस्टली 21 to 27 डिग्री, ठीक है। यही आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे 12th की। बट सारे क्रॉप जब वहां पे एक साथ पढ़ोगे ना, माइंड हौच पौच हो जाता है, किसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए। बेटर है जो न्यूज में बहुत ज्यादा रहा हो ना उसको तैयार कर लो। यूपीएससी वही तो कर रहा है पिछले 2 साल से। ओके, रेनफॉल इसको जरूरत होती है अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर। रैंक वाइज स्टेट देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, देन कम्स दी कर्नाटका, देन कम्स दी राजस्थान, ठीक है। एक अच्छी बात इसकी है कि कई तरह की सॉइल्स में ग्रो हो जाता है, चाहे वो सॉइल आपकी सैंड लूमी हो, क्ले लूम हो। दी ओनली थिंग इज कि ये बेस्ट ग्रो करता है न्यूट्रल पीएच में, ठीक। जिस सॉइल का पीएच एकदम न्यूट्रल होगा 7 के आसपास, उसमें ये बेस्ट ग्रो करता है। क्लियर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, खरीफ सीजन में एक अच्छी बात यह है कि ये खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा ग्रो करता है रेन फेड कंडीशन में। अब देखिए रेन फेड कंडीशन में कर रहा है तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप जब भी इसको जरूरत हो तो इरिगेशन की फैसिलिटी रखो। रेन फेड कंडीशन में ग्रो करने से तो ये वल्नरेबल भी ज्यादा रहेगा। जरा सा इधर उधर कुछ हुआ, ठीक है, जरा सा हीट स्ट्रेस आया, फ्लड आया, कोई पेस्ट अटैक हुआ, तो ये दिक्कत दे जाएगा, इसका प्रोडक्शन आपका गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको फूड की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसको फीड की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसको फॉडर की तरह भी यूज कर सकते हो। एंड सिमिलरली आप इसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हो फॉर बायोफ्यूल्स, जो हमने अभी समझा। डेटा की अगर बात करें तो इंडिया रैंक करता है 4th इन दी वर्ल्ड, ठीक है। 4th इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड वर्ल्ड ओवर अगर एरिया परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो वर्ल्ड का 4% एरिया जो है मेज के अंडर में वो इंडिया में है, और वर्ल्ड का 2% प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें इसके बारे में जाननी चाहिए थी। आगे चलते हैं ब्लैक सी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कोई नहीं है इस वक्त वर्ल्ड में। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, पिछली बार तो उसने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था दैट
यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज बता दीजिए। तो लेकिन हर बार उतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा वो। सो मेक श्योर कि इस बार थोड़ा एक स्टेप अहेड ही तैयार होकर जाओ। तो उसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है आपका। ठीक, व्हाट आई बिलीव इज कि वो आपसे पूछेगा रिवर, कौन सी रिवर कहाँ ड्रेन करती है। और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सी ऑफ अजोव, आप कंसिडर कीजिए आप एक शिप लेके निकले यहाँ से, ठीक है, रशिया से आप निकले, सी ऑफ अजोव में गए, ठीक है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है जो यूक्रेन का था लेकिन अनेक्स कर लिया रशिया ने, ठीक है। तो सी ऑफ अजोव से आप शिप लेके निकलेंगे कर्च स्ट्रेट से, दिस कर्च स्ट्रेट, ठीक है। यहां से आप कहाँ जाएंगे, ब्लैक सी में, ठीक है। ब्लैक सी से आपको क्रॉस करनी पड़ेगी ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। बीच में है सी ऑफ मरमरा, टर्की का है, सी ऑफ मरमरा। फिर वहां से आप क्रॉस करेंगे डार्डेनल स्ट्रेट, दिस वन, दिस डार्डेनल स्ट्रेट। उसके बाद आप आ जाएंगे एजियन सी में जो कि पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का, ठीक है। तो फिर आपका आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी। ये पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। याद कीजिए 2-3 साल पहले यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको त्रिपुरा से जाना है केरल, कितने स्टेट से गुजरेंगे आप, राइट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सी ऑफ अजोव, कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, देन सी ऑफ मरमरा, देन डार्डेनल स्ट्रेट एंड देन एजियन सी यानी कि मेडिटेरेनियन सी। याद रहेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा रिवर्स के बारे में, कौन सी रिवर कहां ड्रेन करती है। सी, डैन्यूब ब्लैक सी में जाएगी, निस्टर ब्लैक सी में जाएगी, नाइपर ब्लैक सी में जाएगी, लेकिन डॉन जाएगी सी ऑफ अजोव में। बस यहीं पे फंसाने की कोशिश करेगा। ओके, डैन्यूब, निस्टर, नाइपर ये सब ब्लैक सी में जाएंगी, बट डॉन रिवर है जो कि आपकी सी ऑफ अजोव से जाएगी। अब वो सब मत करने बैठ जाना कौन सी यूरोप की 5th लार्जेस्ट है, 4th लार्जेस्ट रिवर है, वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कौन सी कहां ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो ये सेकंड एंगल बनता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। थर्ड एंगल आपका बनता है कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी को बॉर्डर कर रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक देता हूं, टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर, ठीक है। टर्किश यानी कि ये टर्की जो आपका पूरा सबसे बड़ा एरिया यही कवर करता है। बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर दिस जॉर्जिया एंड दिस आर फॉर रशिया, ठीक है। टर्किश बर्गर, ब्लैक सी। इसके बाजू में कैस्पियन सी है, उसका भी निमोनिक आपको बताया मैंने, तारिक, TARIK, ठीक है, वो तारिक कंट्रीज हैं। और दूसरा आप ये लोकेशन याद रखेंगे, दिस काउकेसस माउंटेन, कि ये रशिया और जॉर्जिया के बीच है। काउकेसस माउंटेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हमें क्या मिल रहा है इससे। हमारी जो आर्यन इन्विजन थ्योरी कहती है ना, जो आर्यंस आए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, ये आर्यंस का माना जाता है कि ये यहीं से आए थे। ये जो काउकेसस माउंटेन रीजन है ना, ये यहीं से आए थे। क्योंकि हॉर्स वगैरह क्या इन लोगों ने सबसे ज्यादा यूज क्या किया है, महाभारत में आपने देखा हॉर्स, ठीक है। बट हॉर्सेस इंडिया में उतना ज्यादा मिलते नहीं थे, उतने ज्यादा यूज नहीं होते थे। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत कम एविडेंस मिले हैं, और जो मिले हैं वो भी बहुत सुपरफिशियल लेवल से मिले, कि आप श्योरली ये भी नहीं कह सकते कि ये हॉर्स है, ठीक है। सुरकोट, टाडा वगैरह साइट्स हैं जहां पर मिले हैं। बट यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें एक स्टेटमेंट था, हड़प्पन पीपल वर अवेयर ऑफ हॉर्सेस। तो कई बच्चों ने सही टिक मार दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी में लिखा है। बट एनसीईआरटी में लिखा है एविडेंस ऑफ हॉर्स फ्रॉम सुपरफिशियल लेवल। अब उस सुपरफिशियल वर्ड को यूपीएससी ने कुछ इस तरह से इंटरप्रेट किया कि उसने कहा नहीं, नहीं पता था उनको हॉर्स के बारे में। ओके, और आप यूपीएससी के आंसर की को चैलेंज कर नहीं सकते, करोगे भी तो 1 साल बाद आंसर की आती है। राइट, तो ये रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट था रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो यहाँ से आपकी शिप जानी है तो किस तरीके से जाएगी, कहाँ कहाँ क्रॉस करेगी, ये दूसरा एंगल। थर्ड एंगल अबाउट दिस ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, ओके। और ये काउकेसस माउंटेन, बस इतना हमने जाना। ये एनाटोलियन प्लेट्यू है टर्की का, ठीक है, जहां पर बड़ा भयंकर भूकंप भी आया था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉसी क्रिस्टल पे। ये क्या है, कॉसी कॉसी क्रिस्टल भी काफी टाइम से न्यूज में रहा है। अब देखिए, अगर आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है, पहले न्यूज देखते हैं कि न्यूज में क्यों था। तीसरा सोर्स मिला है नेचुरल कॉसी क्रिस्टल। अब देखिए नेचुरल वर्ड आ गया ना, अब अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आए कि ये सिर्फ आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं, नेचुरली नहीं मिलते, तो ऐसा नहीं है, मिलते हैं नेचुरली बट रेयरली मिलते हैं, बहुत रेयर। ये लिखा है ना यहाँ पे, जस्ट थर्ड सोर्स, दिस इज द थर्ड सोर्स, ओके। और माना गया कि ये शायद लाइटनिंग से बना, ठीक है, बिजली गरज थी ना उससे बना ये, ठीक है? इससे पहले एक मेटियोर में मिला है हमको, राइट। और एक और मिला था जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था मैक्सिको में,
सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट यूएसए का, ठीक है। वहां पर क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है तो क्या हुआ होगा, एकदम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली कंडीशन बनी होगी, राइट। तो ये कॉसी क्रिस्टल बना। मेटेओर भी जो आता है पूरा अंतरिक्ष से, तो वो भी बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में से ही आता है। यहाँ पे लाइटनिंग हुई उससे बना। ओके, तो यहीं से हिंट मिला कि यार ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में अगर कोशिश करेंगे तो हम इसको बना सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज रेयर हैं, लेबोरेटरी में तो आप प्रेशर टेम्परेचर को कंट्रोल करके बना ही सकते हो, ठीक है। तो ये काफी बार न्यूज में रहा, 2-3 बार न्यूज में रहा है, तो इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्कूल लेवल में पढ़ा है, क्रिस्टलाइन, कॉसी क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टल होगा अगर तो उसमें उसके जो एटम्स होंगे उनका एक ऑर्डर भी होगा, और वो पीरियोडिकली यानी अपने आप को रिपीट भी कर रहे होंगे, ठीक है। बार बार रिपीट भी कर रहे होंगे, वो क्रिस्टल होगा, ठीक है। एक ऑर्डर है उसका, फिक्स ऑर्डर जिसको फॉर्म कर रहा है उसके एटम्स के बीच में, और एट द सेम टाइम वो ऑर्डर अपने आप को रिपीट भी कर रहा है बार बार। लेकिन कॉर्सी क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है। कॉर्सी क्रिस्टल में ऑर्डर तो मिलेगा आपको, ठीक है, ये तो है, बट पीरियोडिकली रिपीट नहीं करते हैं ये लोग खुद को, इसीलिए उनको कॉसी क्रिस्टल कहा गया है। थर्ड होते हैं एमॉर्फस, तो वो ना उनमें ना कोई ऑर्डर होता है ना वो अपने आप को रिपीट करते हैं। क्लियर, ये इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सिर्फ एटम्स अरेंज तो हैं एक ऑर्डर में, लेकिन एटम्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, उनका जो भी पैटर्न है। यहाँ क्रिस्टल में वो अरेंज भी हैं और वो अपने आप को रिपीट भी कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। इसी इसी फाइंडिंग के लिए जो नोबेल लॉरिएट हुआ करते थे, सॉरी, जो एक जिन्होंने ये सब रिसर्च किया था, उनको 2011 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। क्योंकि 1982 तक माना जाता था कि एवरी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैव सम पैटर्न, ठीक है, उनका एक पैटर्न भी होता है और वो अपने आप को रिपीट भी करते हैं। बट 82 के बाद ये धारणा टूट गई कि हाँ पैटर्न तो होता है बट अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग लैब्स में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेचुरली हमें सिर्फ 3 बार मिले हैं आज तक, ठीक है, लेकिन लैब्स में हम लोग इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल या फिर कह लीजिए फोटोनिक, ठीक है, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिनोट कर सकें, ठीक है। थर्ड जो एंगल आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है इसकी एप्लीकेशन को लेकर। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आपकी चारों तरफ है, आपके घर में हर जगह है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, उसमें यूज होता है, ठीक है। फिर एक्यूपंक्चर या सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम लोग, नीडल्स नीडल्स ओके, वो भी उसमें भी यूज होता है। डेंटल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, रेजर ब्लेड में यूज होता है, ठीक है? तो इसको बनाना बहुत आसान है लेबोरेटरी में, लेकिन नेचुरली ये बहुत कम आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने तीनों साइड बता दी हैं आपको। एक अभी यूएसए में मिला है जो माना जा रहा है कि लाइटनिंग के थ्रू, एक रशिया में मिला था मेटेओर में, और तीसरा जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट न्यू मैक्सिको में, यूएसए में, तब मिला था, ठीक है। तो ये कुछ बात याद रखिएगा, ठीक है। रेयर है नेचुरली और लेबोरेटरी में बनाना काफी इजी है। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग उसमें फाइंड कर सकते हैं। पैटर्न होता है बट रिपीट नहीं करते हैं अपने आप को, ठीक है। ये 3-4 बातें इसमें बस याद रखने की हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। पिरामिड लाइक अहोम बरियल माउंट्स इन असम वाया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। अब ऐसे मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानता, इसलिए मैंने उसको रखा भी बहुत नीचे है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पिक असम चराई देव मैडम्स for 52 sites across the country to be nominated for World Heritage Site। ये इस तरह के दिखते हैं कुछ थोड़े से सेमी हेमिस्फेरिकल टाइप के, ठीक है। उसमें और कुछ नहीं जानना है, वो सब आपको पता ही होगा। असम वगैरह में थे, और ये उनके सिग्निफिकेंस क्या बोलते हैं उनको, अहोम, ठीक है, अहोम डायनेस्टी को, क्योंकि इनकी पहली कैपिटल मानी जाती है गुवाहाटी रही होगी, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर जान लीजिए, इसके फाउंडर का नाम था चाउ लुंग स्यूकाफा, ठीक है। और कब फाउंड हुई थी ये डायनेस्टी, तो 1253 में, ठीक है। क्या आप मुझे बताएंगे इसकी एक फेमस वॉरियर का नाम, ठीक है। इसके एक फेमस वॉरियर थे जिनका स्टैचू भी इनॉग्रेट किया, मोदी जी ने इसको काफी प्रमोट भी किया था, ठीक। और इनके नाम पर हमने आर्मी में भी कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक? मैं आपसे जानना चाहूंगा वो नाम, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया है ना पिछले 8-10 महीने में, तो आपको जरूर पता होगा उनका नाम, ठीक है। औरंगजेब की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए फेमस है, राइट। इनके अंदर मॉर्टल रिमेन्स रखे जाते थे,
कि जो भी रॉयल डायनेस्टी रही थी अहोम उसके, और इनको कंपेयर किया जाता है इजिप्ट के पिरामिड से, तो हमने इसको नॉमिनेट कर दिया यूनेस्को के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसबीटीआई। अब देखिए ये ना न्यूज़पेपर में द हिंदू वगैरह में ये सिर्फ रैंडम वर्ड आ गया एसबीटीआई। अब इसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रहा है यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, तो फिर हम लोग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, ठीक है। वहां पे हमने देखा ये अलग से ही दिया हुआ था साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। तो इसी तरीके से यूपीएससी ने लास्ट ईयर जो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो न्यूज़पेपर में सिर्फ उनका नाम मेंशन था, बट उसके बारे में थोड़ा सा हमें उसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ने की जरूरत थी। ओके, तो ये न्यूज में रहा, पिछले 2 साल रहा है लगातार, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे। आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन टारगेट सेट करते हो, बट इन लाइन विथ साइंस, ठीक, इन लाइन विथ क्लाइमेट साइंस। ऐसा नहीं कि बस अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाम ही है उसका साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। इट मोबिलाइज कंपनीज to set science-based greenhouse gas emission reduction targets and boost their competitive advantage in transition to the low कार्बन इकोनॉमी। अब सोचिए कोई कंपनी हो जिसने इस तरह के टारगेट रखे हैं, ठीक है, और वो अपना प्रोडक्ट्स उस तरीके से बना भी रही है। अब याद कीजिए यूरोप क्या लगाने वाला है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक तरह का कार्बन टैक्स इंपोर्ट पर। अगर इंडिया की कोई कंपनी इस तरीके से इसमें ज्वाइन करती है, इसके साथ इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन करती है, तो उसको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एज मिलेगी ना, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ये टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो एनवायरमेंट नॉर्म्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा हूँ अपने, ठीक है, मैं तो ऑलरेडी रिडक्शन के लिए वर्क कर रहा हूँ, ठीक। तो ये आपकी कॉम्पिटेटिव एज को बढ़ाएगा, ठीक है। कई बार इस तरह के पॉइंट्स भी आ जाएंगे एग्जाम में आपको कि इस तरह का इनिशिएटिव ज्वाइन करने से फिर 3-4 पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। तो उसमें यह आ जाएगा कि इससे कंपनी को कॉम्पिटेटिव एज भी मिलेगी। तो अब कॉमन सेंस वहां कहेगा कि यार इसमें उसके प्रोडक्ट्स को एज मिलने वाली कौन सी बात है, तो नहीं, कॉम्पिटेटिव एज उसको बिल्कुल मिलेगी। किस किसने कोलैबोरेट किया है इसमें, तो यहाँ पे कोलैबोरेट किया है सीडीपी, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, डब्ल्यूआरआई एंड वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। ओके, और ये एक कमिटमेंट है अंडर द नेम ऑफ वी मीन बिजनेस कोलिशन। इट इज वन ऑफ दी वी मीन बिजनेस कोलिशन कमिटमेंट्स। ये डिफाइन करता है एंड प्रमोट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन साइंस बेस्ड टारगेट सेटिंग। इट ऑफर रिसोर्सेज एंड गाइडेंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू एडॉप्शन, इंडिपेंडेंटली असेस एंड अप्रूव कंपनीज टारगेट, ठीक है। साइंस बेस्ड का मतलब ही यही है, यहाँ पर साइंस बेस्ड का मतलब ही यही है, इफ दे आर इन लाइन विद द लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस, ओके, विच इज नेसेसरी टू मीट द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 1.5 और 2 डिग्री वाला, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट आप जानते ही हो, तो आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, वर्ल्ड 195 कंट्रीज ने ऑलमोस्ट साइन किया ही हुआ है, ठीक है। गोल है हमारा कि 2 डिग्री और अगर हो सके तो 1.5 डिग्री पर इसको रोकना। 6 शेड्यूल, लद्दाख काफी टाइम से डिमांड कर रहा है। देखिए, तो 6 शेड्यूल का ना सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी जो जॉब्स हैं वो आपकी होंगी, ठीक है, बाहर वाले जॉब्स लेने नहीं आ सकते। सेकंड, आपका जो लैंड है वो आप ही का रहेगा, बाहर वाले वहां आकर आपको ज्यादा पैसे देकर आपसे परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फिर लद्दाख को उसी रास्ते पर वापस ले आएगा जहां से वो आर्टिकल 370 हटने के बाद चला था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 2 फरवरी को ही इन्होंने बहुत बड़ा शटडाउन ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। अच्छा, 2 काउंसिल है वहां पर, ठीक है, 2 ऑटोनमस काउंसिल वर्क करते हैं, एक है कारगिल के लिए और दूसरा है लेह के लिए। लेह है मोस्टली बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, कारगिल है मोस्टली मुस्लिम एंड दैट आल्सो शिया मुस्लिम डोमिनेटेड। और ये सब साथ में आए कि हमें बिल्कुल 6 शेड्यूल चाहिए अपने पूरे लद्दाख रीजन के लिए। ये बट जो मिनिस्ट्री है वो उतना सीरियस दिख नहीं रही है, हालांकि इसने एक कमेटी बना दी है, पहले भी एक कमेटी बनाई थी, अब दूसरी कमेटी भी बना दी है अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है। ये 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इसको आखिर ये है क्या। सी 6 शेड्यूल आपका रिलेट होता है विथ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, बट ओनली इन 4 स्टेट्स। और वो 4 स्टेट कौन से हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 स्टेट्स को सिर्फ बेनिफिट मिला है 6th शेड्यूल का। ये बाकी के स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश हो गया या दूसरे हो गए, उनमें जो ट्राइबल एरियाज है ना, उनको प्रोटेक्शन मिलती है अंडर 5th शेड्यूल, ठीक है, वो सब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते ही हो। बट 6 शेड्यूल में और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, राइट। तो 6 शेड्यूल मिलने से फायदा क्या होगा, देख, फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं, ठीक, गवर्नर गवर्नर के पास पावर होती है टू डिटरमिन द एरिया और एरियाज एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट,
ठीक है, कि ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी और इसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं या तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, अगर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही ट्राइब्स रह रहे हैं, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स रह रहे हैं। लाइक उसी डिस्ट्रिक्ट में कोरकू ट्राइब है, उसी में बाइगा ट्राइब है, उसी में भील ट्राइब है, उसी में गोंड ट्राइब है। तो ऐसे में आप उसको उस डिस्ट्रिक्ट को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो इन दी ऑटोनमस रीजन। और ये पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। देखिए इस तरह के एग्जांपल जरूर इसलिए हो जाते हैं, कल को आपको मेंस में क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि गवर्नर को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट गवर्नर के पास ज्यादा पावर है देन द प्रेसिडेंट। तो उसमें ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, ये सब एग्जाम्पल देके आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ गवर्नर के पास थोड़ी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, दो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, नाउ ये मैंने आपको बता दिया, अगर डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा, ठीक है, मल्टीपल ट्राइब्स हैं, तो उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ऑटोनमस रीजन में। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें ये रीजन कोरकू ट्राइब्स का हो गया, ये रीजन बाइगा ट्राइब्स का हो गया, ये रीजन भील ट्राइब्स का, ये गोंड ट्राइब का। ठीक है, इस तरीके से ऑटोनमस रीजन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सबको रजिस्टर करना होगा एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, दे शैल बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। इसका इसका मतलब क्या होता है? देखिए बॉडी कॉर्पोरेट बनने से ये हो जाता है कि आपको सू किया जा सकता है किसी चीज के लिए, और आप भी किसी को सू कर सकते हो किसी चीज के लिए अगर आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है तो। ठीक है, लेकिन ये तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव बीन फॉर्म्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लद्दाख और उसका कारगिल और लेह का। ठीक है, तो उसको आप एग्जैक्टली उसको बोलोगे दैट इट इज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लेह एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ कारगिल। और अगर सपोज तो रीजन होता तो रीजनल काउंसिल ऑफ लेह एंड रीजनल काउंसिल ऑफ कारगिल। ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू बी ए बॉडी कॉर्पोरेट सो दैट यू कैन सू अदर्स एंड यू कैन ऑल्सो बी सूड बाय अदर्स। ओके, फिर इन सभी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कंपोजिशन समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें देयर शुड नॉट बी मोर देन 30 मेंबर्स, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और आउट ऑफ दिस 30 फोर मेंबर शुड बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ठीक है, अगेन गवर्नर की पावर आपको यहां पे ज्यादा दिखी। ठीक है, और बाकी के जो होंगे, बाकी के जो 26 बच गए, दे विल बी इलेक्टेड जस्ट लाइक अदर मेंबर। ठीक है, एडल्ट सफरेज पूरी क्लियर। तो ये पॉइंट यहां से समझ में आ गया। सिक्स, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए जो पीवाई क्यू आपकी स्क्रीन पर है, उसको रीड कीजिए। क्योंकि ये बिटवीन द लाइन से उठाया है मैंने, एक आर्टिकल के बीच बीच में ये टर्म आया था, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो पहले आप जरा पीवाई क्यू देख लीजिए, तो आप बेटर समझ पाएंगे कि क्यों हमें ये इस तरह की माइन्यूट चीजें करने की जरूरत है। देखिए उस टाइम भी ना इस तरह से, बस एक पैराग्राफ के बीच में कहीं से टर्म आ गया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म, और यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन बना लिया, वो भी 22 का। और अभी तक का 22 एक टफेस्ट पेपर में से एक माना जाता है कि 2020, क्योंकि ये कोविड की वजह से ना 3-4 महीने कुछ पोस्टपोन हुआ था। और उसके बाद जब उसने पेपर दिया तो ऐसा दिया कि बच्चों की हालत खराब हो गई थी एग्जाम हॉल में। पर 23 ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। चलिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है ये? एमईसी। अगर सिंगल टर्म में बताऊं, सिंपल टर्म में, तो प्रॉफिटेबिलिटी है बस। मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है, बस उतनी सी बात कर रहा है ये। अब सही, अगर मैं सपोज कि मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूं तो उस पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिले। अब इस इन्वेस्टमेंट में अगर मैं अपनी एक यूनिट और बढ़ाता हूं, ठीक है, कितना भी अमाउंट रख लो, एक यूनिट और बढ़ाता हूं, तो इसके लिए मेरा आउटकम कितना इंक्रीज हो सकता है, वही कहलाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ओके, और ये हाईएस्ट रेट होता है, ठीक है, मिनिमम नहीं। अगर कल को मिनिमम आ जाए या तो वो गलत होगा, मैक्सिमम हाई रेट, कि मैक्सिमम में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूं एक यूनिट एक्स्ट्रा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के। ओके, नाउ एक ग्राफ बनता है एमईसी कर्व। एमईसी कर्व क्या होता है? ये बताता है कि यहां पर देखिए, मैं जो पैसा लाऊंगा, सपोज मैं इंटरेस्ट से लाया हूं, ठीक है, बैंक से मैंने इंटरेस्ट लिया। अब बैंक कहे कि हम आपको पैसा देंगे, लोन समझ लीजिए या जो भी कहिए, ठीक है,
बैंक ने मुझे दिया है 5% इंटरेस्ट पे, ठीक है, और मेरा जो एमईसी आ रहा है वो आ रहा है 3%। तो क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा ऐसे में? ठीक है, बैंक से जो मैं लोन पे पैसा लेके आ रहा हूं वो मैं 5% पे ला रहा हूं, और जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से मुझे रिटर्न आ रहे हैं सिर्फ 3%। तो कोई बेवकूफी होगा ना जो उसको इन्वेस्ट करेगा। ठीक? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में एक इनवर्स रिलेशनशिप है? अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अगर मुझे ज्यादा महंगा मिल रहा है, ऊपर से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा? ठीक है, अब ऐसा थोड़ी हो सकता तुम 5% कर दो, ठीक, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो रिड्यूस हो ही जाएगा। अगर आप ऊपर से जो ये इंटरेस्ट रेट था ये वाला, इसको अगर 2% कर दो तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा फिर, कि चलो मुझे तो वहां से 3% रिटर्न आ रहा है ना, और ऊपर तो 2 ही देना है, तो भी मैं प्रॉफिट में हूं। ठीक, ये बताता है आपका एमईसी कर्व। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जाए कि आपका जो एमईसी है, ठीक है, आपका एमईसी जो है वो लो है, ठीक है, यानी कि ये जो रिटर्न आपको आ रहे हैं ये लो हैं, इट इज इट इज लेस देन योर रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको रेट ऑफ रिटर्न आएगा। ठीक, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे ऐसे केस में? आपका जो एमईसी है वो कम है देन द रेट ऑफ रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग, तो ऐसे में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर? चलिए, एक टॉपिक जो कि अगेन आई वुड से कि न्यूज में था, एंड ये न्यूज़पेपर के ना बीच से था एकदम, ये दो टर्म्स मुझे वहां पे ऐसे दिखे विच आई थॉट कि ये कंसेप्ट्स हैं तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग, हमारा अर्थ जो भी सनरेज रिसीव करता है, ठीक है, उससे वार्म होगा, ठीक है, कुछ हीट होती है, ठीक, ये जितनी भी जो हीट एक्यूमुलेट करी है ना अर्थ ने, इसका 90%, इस हीट का 90% डिपॉजिट हो जाती है ओशियन में। इसलिए हमारे जो ओशियन है ये बहुत तेजी से वार्म हो रहे हैं। अब जब ओशियन वार्म होता है ना, तो ये याद रखना कि वाटर जो होता है आपका वो लाइटर हो जाएगा, हल्का। ठीक है, एंड लाइटर वाटर विल ऑलवेज टेंड टू राइज। ठीक है, हैवी होता, कोल्ड वाटर हैवी होता है, वो सेटल हो जाता है नीचे, बट लाइटर वाटर राइज करता है। ठीक है, और राइज करने से ऑब्वियस सी बात है कि आपके कोस्टल एरियाज जो होंगे उनका सबमर्जेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं हमारा OHC, दैट इज ओशियन हीट कंटेंट है, तो जितनी भी एनर्जी अर्थ ने रिसीव की उसकी 90% डिपॉजिट कहाँ कर दी? ओशियन में। ठीक, मेजर किस में की जाती है ये ओशियन हीट कंटेंट? जूल्स में, ये भी याद रखिए पहले तो, जूल्स में मेजर करते हैं हम लोग। अब देखिए ओशियन का जो सरफेस होगा वहां पे ये पूरी हीट रिसीव करेगा, फिर ये धीरे धीरे और नीचे नीचे जाती जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली वैसे तो कुछ किलोमीटर तक ही जाती है, बट जैसे जैसे और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने लगेंगे ओशियन, तो नीचे का पानी भी वार्म होना शुरू हो जाएगा। राइट, और रिमेंबर कि वाटर हैज हायर हीट कैपेसिटी देन एयर, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है ना हीट को होल्ड करने की, वो एयर से ज्यादा है। हीट होल्डिंग कैपेसिटी बोल लीजिए। ठीक है, इट इज मोर देन द एयर, इसलिए तो 90% हीट यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही ज्यादा है, इट कैन स्टोर लार्जर अमाउंट ऑफ हीट। ओके, और ये भी आपको पता होगा कि वाटर जो होता है वो स्लोली हीट अप होता है। ठीक है, वाटर हीट स्लोली, और ये कूल डाउन भी स्लोली होता है। तभी वो सब कंसेप्ट निकल के आते हैं ना जो हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर इन्वेशन की, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ज्योग्राफी में। राइट, जो जैसे अब वो अलग ही कंसेप्ट में पहुंच जाएंगे अगर हम उस पे जाएंगे तो। खैर चलिए देख लेते हैं, अगर आप में से जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, लैंड और सी की बात है, लैंड गर्म भी तेजी से होता है और ठंडा भी तेजी से होता है। ठीक है, सी गर्म भी धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। अगर जैसे गर्मियों का सीजन है सपोज, अगर आप इस वक्त लैंड पे बैठे हो, ठीक है, आप कहीं अपनी सड़क वड़क पे घूम रहे हो, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी दोपहर में। सी में चले जाइए, कम लगेगी, क्योंकि वहां पे पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब रात में आइए, नाइट में, ठीक है, नाइट में आपको यहाँ पर लैंड पर ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि इसने हीट जल्दी रिलीज कर दी, ये ठंडा हो गया लैंड। लेकिन ओशन में जाओगे वहां वाटर अभी भी थोड़ा गर्म है, लैंड से ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करते हैं, लैंड हीट भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। सी यानी कि वाटर हीट स्लोली होता है और कूल डाउन भी स्लोली होता है। ओके, तो ये जो OHC है ना, ये एक इंडिकेटर का काम करता है हमारे लिए।
ठीक है। ये इंडिकेटर का काम करता है जो बताता है कि जो ग्रीन हाउस गैस वगैरह हैं एनवायरमेंट में उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्या करेगी, जो सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप करेगी। ठीक है, और उस ट्रैप से ही तो पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप होगा, और फिर एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इस हीट का ऑलमोस्ट 90% डिपॉजिट कर देगा ले जाके ओशन में। तो अगर मैं ओशियन हीट कंटेंट मेजर कर पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि धरती गर्म ज्यादा हो रही है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशन का काम क्या है, ये जो हीट आ जाती है उसको वापस जाने नहीं देता है। ठीक है, रोक लेता है। ठीक है, तो ओशन हीट कंटेंट के थ्रू मैं मेजर कर सकता हूं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहे हैं धरती में। ओके, अब क्योंकि ओशियन ओशियन गर्म ज्यादा हो गए, तो गर्म ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। पानी गर्म है, गर्म पानी इवेपोरेट होगा। राइट, अब ये इवेपोरेट होके कहां जाएगा, एटमोस्फियर में। तो एटमोस्फियर में ये मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देगा। राइट, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली बात है कि रेनफॉल ज्यादा होने लगेगी। यानी कि ओवरऑल जो पूरी प्रेसिपिटेशन की साइकिल है ग्लोब पर उसको डिस्टर्ब करेगा। समझ में आया, हीट कंटेंट बढ़ा, ओशन में डिपॉजिट हुआ, वहां और ज्यादा पानी गर्म हो गया, इवेपोरेशन हुआ ज्यादा, इवेपोरेशन हुआ तो एटमोस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा बढ़ा। ठीक है, उससे वो पूरी जो प्रेसिपिटेशन साइकिल थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जिन एरिया में बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होना शुरू हो जाएगी, जहां होती थी वहां कम हो जाएगी या और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, डिस्टर्ब कर देगा पूरे वेदर पैटर्न को। दूसरा कंसेप्ट था हमारा यहां पर सैलिनिटी कंट्रास्ट इंडेक्स। सैलिनिटी कंट्रास्ट इंडेक्स, देखिए इसको हम डिफरेंस कह सकते हैं उन रीजन के बीच में जहां पर हाई सैलिनिटी है और जहां पर लो सैलिनिटी है। हाई सैलिनिटी एंड लो सैलिनिटी, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही कहलाता है हमारा SCI, सैलिनिटी कंट्रास्ट इंडेक्स। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि 2022 में ये इंडेक्स जो है ये अपने हाईएस्ट पे पहुंच गया। ठीक, सबसे हाईएस्ट देखा गया है। अब यहाँ पर इसका सैलिनिटी का पहले ये जानते हैं कि सैलिनिटी का रोल क्या है। देखिए ये डिसाइड करता है वाटर की डेंसिटी क्या होगी। अब अगर वाटर ज्यादा डेंस हो जाएगा तो क्या वो फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ज्यादा हैवी हो गया है, डेंस हो गया है, नीचे चला जाएगा, एकदम नीचे की लेयर में बैठ जाएगा। जो हमारी ओशन वेव्स वगैरह चलती हैं, ठीक है, करंट, ओशन करंट, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर हद से ज्यादा सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो डेंस वाटर हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है, ओशन को देखोगे तो यहाँ पे बहुत हैवी टाइप का वाटर होगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा कम सैलाइन वाटर होगा, फिर ऊपर और सैलाइन, कम सैलाइन वाटर होगा। ठीक है, यानी कि एक तरह की अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी, यहाँ हमारे ओशन का स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। राइट, स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा पूरा। और ऊपर अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि गर्म पानी है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब जब वाटर इवेपोरेट होगा तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, तो ये सैलिनिटी को और बढ़ा देगा ओशियन में। ठीक है, सैलिनिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये सब हीट की वजह से हो रहा है। ठीक है, यही मेजर करता है सैलिनिटी कंट्रास्ट इंडेक्स। ठीक है, और फिर जैसा कि अभी हमने वहां पे देखा इवेपोरेशन होगा, कहीं पे ज्यादा बारिश हो जाएगी। अब जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे फ्रेश वाटर मिलेगा आके समंदर में। ठीक है, मॉइस्चर बढ़ा कहीं पे जाके, ठीक है, बादल बने, बारिश हुई, तो फ्रेश वाटर बढ़ गया उस रीजन में, यानी कि उस रीजन में सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जहां से इवेपोरेट हुआ था वहां का वाटर और ज्यादा सलाइन हो गया, और जहां पे जाके बारिश हुई अल्टीमेटली वहां पे फ्रेश वाटर ज्यादा आया तो सैलिनिटी डिक्रीज हो गई, तो हो गया कंट्रास्ट क्रिएट। ठीक है, ये रीजन सैलिनिटी कम, क्यों, फ्रेश वाटर आ गया बारिश से। ये रीजन सैलिनिटी हाई, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन हुआ था, सॉल्ट कंटेंट पीछे छोड़ गया था। तो ये जो इंडेक्स यहां से बनेगा ना, ये इंडेक्स ही मेजर करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट है, ये सब किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर ये इंडेक्स ज्यादा बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ रहे हैं, इस वजह से जो ग्लोब का टेम्परेचर था, हीट ट्रैप जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है। राइट, मतलब आप कह सकते हो कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा, यानी कि सॉल्टी गेटिंग मोर सॉल्टियर एंड फ्रेश गेटिंग मोर फ्रेशर। ओके, तो ये भी एक टूल का काम करेगा टू ऑब्जर्व द क्लाइमेट चेंज पैटर्न। राइट, ओके, और ये स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपको समझा ही दिया है कि यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन होता जाएगा, बहुत ज्यादा सलाइन वाटर यहाँ रह जाएगा, कम सलाइन वाटर उसके ऊपर, और भी कम सलाइन वाटर और ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन जो होगा ये हमारी वाटर मिक्सिंग को रोकेगा।
तो ये इक्विटी पूरी जो लाइफ है, इक्विटी इकोसिस्टम है, उसको किस तरीके से असर करेगा, राइट? समझ गए आप दोनों कंसेप्ट, OHC एंड SCI। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। डू गिव मी योर कमेंट्स अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो। ओके, सो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। दिस वाज द लेक्चर नंबर 8 और हमने इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश की है। दिस लेक्चर आई एम कीपिंग ओपन फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज नाउ द लास्ट टाइम, बिकॉज आप ऑलरेडी मिड फरवरी में हो। इसके बाद आपके पास सिर्फ मार्च अप्रैल ही रह जाएगा। मई के जो दिन बच गए हैं थोड़े बहुत, वो आपके सीसैट को दीजिएगा, उसको लाइटली मत लेना, ठीक है? तो अगर आप अब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर मार्च में ज्वाइन करते भी हो ना, तो वो आपके लिए भी वेस्ट होगा और मेरे लिए भी वेस्ट होगा। उससे वो रिजल्ट आ नहीं पाएंगे जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के रिजल्ट आए। राइट, डोंट रिलाई टू मच ऑन दोज मंथली कंपाइलेशन मैगजीन्स, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। यूपीएससी ने पूरा पूरा, अब वो कैसे इस चीज को स्टडी करता है ये तो उसकी टीम ही जाने, बट वो ऐसी कोई चीज नहीं पूछता जो इन मैगजीन्स में मिलती है हमें। अगर आप अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो तो आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन एक दो अटेम्प्ट देने के बाद आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी खुद सब कुछ फॉलो करता है कि क्या क्या चल रहा है कोचिंग्स में और मार्केट में, क्योंकि वो कोचिंग्स को ये चैलेंज देके बैठा है, आप जो मर्जी पढ़ा लो, मैं पूछूंगा कुछ अलग ही। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. I hope you liked it. Do give your valuable comments, and if you want, you can join the course even now. Uh, that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.